असलकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम बेसिक बायोलॉजी लेक्चर नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम इसका नाम ही देखें, बायो जो है वो किससे निकला है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायो क्या है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजिकल पर्पसेस के लिए, यानी जदीद तरीकों को आप यूज कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ किसी बेनिफिट के लिए। और ये बायोटेक्नोलॉजी बेशक एक टर्म बाद में आई, लेकिन आप लोगों को पता है कई सालों पहले से ये टेक्निक्स यूज हो रही है। आप लोगों लेक्चर सुनने वालों में से शायद कई लोग ऐसे भी हों जो घर में अभी भी दही जमाते हैं। तो जो दही जमता है वो भी बायोटेक्नोलॉजी ही है। आप क्या करते हैं, आप दो जो चम्मच होते हैं दही के वो दूध के अंदर डाल देते हैं, तो आप उसको क्या दे रहे हैं? आप उसको यीस्ट दे रहे हैं। और वो क्या करता है? वो उस दही में जाके ग्रो करता है, ग्रो करेगा तो वो दही फूल जाएगा, वो दही जम जाएगा। तो इस तरह से ये यूज होता है। ये जो आप लोग ब्रेड्स वगैरह सारी खाते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही आपको मार्केट में मिलती हैं। डोनट्स बनाए जाती हैं यीस्ट के, ये तो घरों में आम इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। तो ये सारा बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री इसको आमतौर पे फूड इंडस्ट्री में तो मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे दी है, जैसे ब्रेड है, बर्गर्स हैं, ये सारा कुछ है। और इसके अलावा मेडिकल पर्पसेस के लिए बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज है। इंसुलिन की प्रोडक्शन की जाती है बहुत से बैक्टीरिया को यूज करके, बहुत से फैक्ट्री में यूज होने वाले एंजाइम्स जो हैं वो बनाए जाती हैं। तो ये सारे बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? यूज ऑफ माइक्रोब्स, एनिमल्स एंड प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स टू सिंथेसाइज एंड ब्रेक डाउन और ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके आप इंडस्ट्रियल काम जो कर रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी है, या इवन आप अपने घर में भी यूज करके कोई बेनिफिट काम कर रहे हैं तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें होता क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज किया जाता है और क्वालिटी प्रोसेसेस को अच्छा किया जाता है। जैसे आपके पास एक कॉमन बैक्टीरिया है एस्केरिशिया कोलाई, उसके जिनोम के अंदर आप जिनोम इंसर्ट करवाते हैं अपने रिक्वायर्ड एंजाइम का या रिक्वायर्ड मेडिकल, जो आप वैक्सीन बना रहे हैं या जैसे इंसुलिन बन रही है, वो इंसुलिन का जो ह्यूमन इंसुलिन का जो सीक्वेंस है वो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए से उसके अंदर इंसर्ट करवा देते हैं। अब वो बैक्टीरिया नॉर्मली ही ग्रो करेगा, तो अपने साथ साथ उसको भी वो जो उसके प्लाज्मिड हैं उसके पास प्लाज्मिड भी होते हैं ना, प्लाज्मिड में आमतौर पर ये इंजर्शन होती है। जब वो खुद ग्रो करेगा उसकी प्लाज्मिड की भी मल्टीपल अंदर कॉपीज बनेंगी, तो आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो भी एम्पलीफाई होता जाएगा। मल्टीपल उसकी कॉपीज बन जाएंगी, फिर आप बाद में उस बैक्टीरिया को डी मतलब उसके ऊपर करके आप डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह से गुजार के अपना जो प्रोडक्ट है वो हासिल कर लेते हैं। बैक्टीरिया को अंदर से बाहर निकाल देते हैं और अपना जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से प्योरीफाई करके आपके पास आ जाता है। अब मैंने ब्रांचेस बताई हैं। एक है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सदियों से जो यूज किया जा रहा है। तो ये जो योगर्ट है, बियर है, वाइन है, चीज है, ये बहुत बहुत से सेंचुरी से टेक्निक्स यूज हो रही हैं इनकी प्रोडक्शन के लिए। तो ये कन्वेंशनल टेक्निक है, बहुत पुरानी टेक्निक्स हैं, तो उनको जो यूज करके ये चीजें बनाई जाती हैं उसको ट्रेडिशनल, उसकी जो स्टडी है वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि आप मॉडर्न मेथड्स को यूज करके तो यही वाले काम कर रहे हैं। यानी जो ट्रेडिशनल काम है वो आप मॉडर्न वे से कर रहे हैं। तो वो एक, जैसे आप लोगों को पता है कि जो वाइन और बियर है, ये फैक्ट्रियां बनने से पहले से लोग बना रहे हैं। वो लोग क्या करते थे, जैसे तंदूर होते हैं उस तरह से लोग अंडरग्राउंड जो है वो खुदाई करके उसके अंदर वो चीजें सारी डाल देते थे, उसको लंबे टाइम के लिए पड़े रहने देते थे, फिर वो बन जाता था तो उसको यूज कर लेते थे। लेकिन अब वाइन इंडस्ट्री बन गई है पूरी। तो वो क्या है? वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। योगर्ट है, आप घरों में लोग सदियों से बना रहे हैं। दुकानदार भी जो है वो मतलब यही काम करते हैं, वो कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे हैं। पर जो मार्केट में आपको दही मिलता है
वो क्या है, वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। यानी जो आप लोगों को पैकेज्ड योगर्ट मिलता है, वो भी सेम प्रोसेस ही यूज कर रहे हैं ना, बस क्या है, उन्होंने अब टेक्निक यूज कर लिया, उन्होंने इंडस्ट्री बना लिया है, मशीनरी बना ली है, तो वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आए। और वाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कि जो मॉडर्न मेथड यूज करके मॉडर्न काम कर रहे हैं हम, जैसे इंजाइम प्रोडक्शन है, इंसुलिन प्रोडक्शन है, ये सारा वाइट बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है, हम सेल कंपोनेंट, सेल और ऑर्गेनिज्म को यूज करके अपनी सर्विसेज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और इससे आप इंडिविजुअलाइज थेरेपीज भी पॉसिबल हो गई हैं। आप लोगों को पता है, जब ये इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं थी, तो आमतौर पर जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंसुलिन डिराइव करके यूज की जाती थी, और वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं थी। लेकिन इसकी तरक्की के बाद अब इंसुलिन, हर शुगर पेशेंट जिसको इंसुलिन की जरूरत होती है, वो बस मार्केट जाता है और उसको परचेज कर लेता है, और तो वो आराम से यूज कर लेता है। और बहुत सी जो मेडिसिन है, वो भी इस तरह से बनाई जा रही है। It also contribute to optimizing industrial processes and helping agriculture adapt to climate change. अब एक पौधा है, वो आमतौर पर ड्रास्टिक कंडीशन में ग्रो नहीं करता, ठीक है। जैसे उसको चाहिए, वो इन्वायरमेंट उसको ऐसा चाहिए जहां पर टेम्परेचर बिलो 30 हो। अब आप उसको ऐसी जगह पर ग्रो करवाना चाहते हैं जहां पर टेम्परेचर रहता ही 40+, वो पौधा तो वहां पर जाके सड़ जाएगा। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने देखा कि वो वाले प्लांट जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर रहे हैं, उनके पास कौन सी ऐसी जीन है कि वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पा रहे हैं। उन्होंने उन प्लांट से वो जीन ली, उन प्लांट से जीन लेने के बाद उस जीन को उन्होंने डाल दिया उस प्लांट में जो 30 से ऊपर टेम्परेचर पे ग्रो ही नहीं करता था। अब वो प्लांट जो बना है, वो अब आपके पास ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया, अब वो 40 वाले टेम्परेचर को भी इजीली बियर कर लेगा। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में भी इसने हेल्प की। अब वो इस, आप लोगों को पता होगा कि ये जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पौधों पे भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे ये पीयू में कॉटन प्लांट पे किए गए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो प्रोडक्शन भी आपको अच्छी दे रहा है, हाई क्वालिटी फाइबर दे रहा है, तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, ये सारे का सारा बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। वो जीन्स उसमें ऐसी डाल देते हैं। अब ये जो हमें मछलियां मिलती हैं, हमें मुर्गियां मिलती हैं, पोल्ट्री फार्म की एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमें मुर्गियां मिलती हैं, उनके अंदर गोश्त ज्यादा है। अब वो अंडे देने वाली जो है, वो अंडे ज्यादा देती हैं, बड़े साइज के देती हैं। आप जो देसी अंडे कितने छोटे छोटे होते हैं, और ये दूसरे अंडे आप देख लें कितने बड़े बड़े भी मिलते हैं। तो ये भी क्या किया है, इनके अंदर चेंजेस की हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाई है। तो ये सारा बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है कि उसने ये दुनिया बदल के रख दी है। अब ये जो है, ये आप इसको खुद देख लें। अब बेसिकली यहाँ पे उन्होंने आपको थोड़ा बताया भी है कि जो कोविड-19 है, उसकी जो वैक्सीन बनी थी, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ही कमालात थे। अब ह्यूमन जो है वो सेंचुरी से ये काम करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी ने जो है आकर इसको मॉडर्न वे में डाल दिया। तो ये जो है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आगे वाली चीजें, इनको आप पढ़ लें, या आपको इजीली समझ आ जाएंगी। मेनली आपने ये जो इसकी ब्रांचेस और बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसको आपने याद रखना है, तो इसको मैं नहीं पढ़ रही, आप खुद ही देख लीजिएगा। आगे है लेसन नंबर 58, वो क्या है, इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी क्या होती है, आप लोगों ने कभी देखा होगा जब आप लोगों को चोट लगती है कहीं पर, या जैसे भीड़ काट के जाता है, या आपकी उंगली कहीं दरवाजे में आ गई, तो क्या होता है, आपकी दरवाजे में उंगली आ गई तो वहां पर रेडनेस हो गई, या वो आपकी फिंगर जो है वहां से स्वेल हो गई है थोड़ा सा, ठीक है। फिर ब्लड भी काट के गया तो वो स्वेलिंग शुरू हो गई है। जख्म कोई होता है वहां पर, तो उधर कोई इन्फेक्शन होता है तो वहां पर पस पड़ जाती है, येलोइश वो निकलने लग जाता है, डिस्चार्ज। ये सारा कुछ क्या है, क्या आप लोगों ने कभी सोचने की कोशिश की कि ये मेरा हाथ यहाँ से रेड क्यों हो गया है, या ये स्वेलिंग कैसे हो गई है।
ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये आपकी बॉडी खुद करती है। ये जो आप लोगों को इवन मिलता है कि ये डिस्चार्ज निकल रहा है, वो भी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। असल में जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन, जो कोई भी लिविंग एंटिटी अटैक करती है, तो हमारी बॉडी के अंदर सिपाही खड़े हुए हैं जो पहले से तैयार हैं। वो सिपाही हैं हमारे इम्यून सेल्स। उसमें आमतौर पर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो होते हैं, मैक्रोफेजिस होते हैं। अब वो आकर उन फॉरेन पे अटैक करते हैं। अब उनकी अच्छी खासी आपस में लड़ाई होती है। अब अगर वो जो लड़ाई है वो हमारे सेल्स जीत जाते हैं, तो बस आपकी छोटी सी ब्रूजिंग होगी और आप रिकवर कर जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो लड़ाई आप हार गए, तो क्या होगा, आपके वाइट सेल्स जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं और आपके उस रीजन के ऊपर वो जो पस पड़ती है, वो डेड सेल्स होते हैं जो कि वहां पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अब एक जो बुखार होता है, आप लोगों ने कभी सुना होगा जी, बुखार की दवाई फौरन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि बुखार की दवाई थोड़ा देर ठहर के लेनी चाहिए। ऐसा क्यों है? ये जो बुखार है ये भी हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। वो हमारी बॉडी जो है अपना टेम्परेचर इंक्रीज करती है। इंक्रीज क्यों करती है? ताकि कोई भी जो फॉरेन एंटिटी अंदर आई है वो इतना टेम्परेचर बर्दाश्त ना कर सके और वो मर जाए। तो ये हम देखें, हम फौरन हाय बुखार हो गया, बुखार हो गया, हम दवाई लेने चले जाते हैं। हालांकि हमारी बॉडी ने इतनी मुश्किल से वो टेम्परेचर इंक्रीज किया होता है कि जी वो फॉरेन एंटिटी को मार दें। तो अब आप लोग आइंदा याद रखें, अगर आपको सुबह टाइम बुखार हुआ है तो शाम टाइम से पहले आप दवाई ना लें। आप बॉडी को पहले काम करने दें, जो फौरन ने आपके ऊपर आके अटैक किया है उसको मर लेने दें। हाँ, अगर आपका बुखार पूरा दिन नहीं उतरा तो फिर आप जरूर रात को दवाई ले लें। लेकिन ये आपकी बॉडी का मेन डिफेंस मैकेनिज्म है। अब तो ये आप लोगों को पता लगा कि इम्यूनिटी क्या है, डिफेंस सिस्टम है जो इन्फेक्शियस डिजीजेस से प्रोटेक्शन के लिए आपकी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, लेस स्पेसिफिक भी हो सकता है। लेस स्पेसिफिक और स्पेसिफिक का क्या मतलब है? जैसे अब आप देखें, आप लोगों का ये स्किन है, इस इसके ऊपर जो है आप लोगों को पता होगा कि जैसे स्वेटिंग वगैरह भी आपके पास होती है, इसके ऊपर बहुत से सेल्स होते हैं जो अंदर नहीं जाने देते, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। फिर उसकी आपके यहाँ पर अंदर आप नोस्ट्रिल्स देखें, यहाँ पर हेयर्स होते हैं, वो भी डस्ट वगैरह को फिल्टर करके अंदर जाने देते हैं। फिर आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी ऑयली है, और मतलब ये सारे जो आपकी बॉडी के ना डिफेंस मैकेनिज्म है, और ये आपकी बॉडी को वैसे सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं। अंदर जो सिपाही खड़े हैं वो वैसे ही लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, उनको नहीं पता कोई भी टारगेट जो है उनको लगेगा कि अपना नहीं है उसके ऊपर हमला करने लग जाएंगे। ये लेस स्पेसिफिक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये इन्नेट इम्यूनिटी भी कहलाती है। और स्पेसिफिक क्या है कि जो इन ऑर्गेनिज्म जिसने अटैक किया है, यानी जो जैसे वायरस है या बैक्टीरिया है जिसने अटैक किया है, उसके अगेंस्ट कोई चीज बनाई जाए। जैसे वायरस के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनती हैं जो उसके साथ बाइंड करके उसको मार देंगी। जो होता है ना, ये इसको हम अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, और अडेप्टिव इम्यूनिटी में टाइम लगता है। अब आपके पास बॉडी के अंदर कोई ऐसा फ्रेमवर्क जाएगा जो कहेगा कि जी मैं फॉरेन हूं, तो बॉडी उसको देख के उसके अगेंस्ट जो है वो बनाएगी ना कुछ। जैसे आप लोगों के पास जब तक लॉक ही ना हो आप उसकी की तो नहीं बना सकते ना। तो बेसिकली जो लॉक है वो फॉरेन इन्वेडर है, फॉर एग्जांपल वो वायरस है, और जो की है वो एंटीबॉडी है जो कि बॉडी ने बनानी है उस लॉक को देख के। तो जब तक वो वायरस आपकी बॉडी में अटैक नहीं करेगा, आपकी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। तो पहले जब उसने अटैक किया तो आपकी जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो उससे हमला करेगी, और बाद में आपकी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। फिर स्पेसिफिक जो है वो इम्यूनिटी एक्ट करेगी और वो उसको मारना शुरू कर देगी।
अब उन्होंने आपको बताया है कि इम्यूनिटी की आमतौर पर टू टू मेजर टाइप्स हैं, एक अडेप्टिव इम्यूनिटी है, एक इनेट इम्यूनिटी है। इनेट इम्यूनिटी तो आप लोगों को पता चल गया, जो आपके पास लाइन ऑफ डिफेंस है। अब अडेप्टिव इम्यूनिटी भी आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। पहले हम नेचुरल की बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि जो मदर्स हैं उस मतलब आपका जो चाइल्ड है वो मदर की वूम में ही होता है ना पहले। तो अब जो मदर जो है वो रिसेंटली अगर किसी इन्फेक्शन से गुजरी तो उसके अंदर क्या हुआ, एंटीबॉडीज बनी उस वायरस के अगेंस्ट। अब वो शेयर्ड उनका सारा सिस्टम था, तो एंटीबॉडीज जो हैं उस बेबी के अंदर भी आ जाएंगी। अब बाद में सेम कोई वायरस उसको अटैक करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर पहले ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। तो वो जाके उसको अटैक करेंगी और वो बच्चा जो है वो इन्फेक्शन से बच जाएगा। या ये कि बच्चे को खुद इन्फेक्शन हुआ और उसने फिर अपनी वो उसकी जो बॉडी है उसके अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई, अब वो इम्यून हो गया है उसके अगेंस्ट। ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं जो बच्चों को लाइफ में सिर्फ एक दफा होती है। जैसे काकड़ा लाकड़ा, खसरा, आप लोगों ने सुना होगा। या अगर कोई इस वर्ड से फेमिलियर नहीं है तो चिकन पॉक्स है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि बॉडी की जब ये किसी ऑर्गेनिज्म को जाके अटैक करते हैं वायरसेस, तो बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। अब जब बच्चा रिकवर हो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर लाइफ टाइम वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। अब कोई दूसरा बच्चा जिसको वो स्मॉल पॉक्स है और या चिकन पॉक्स है, वो जाकर उस ऑर्गेनिज्म के करीब भी बैठे, इवन उसको उसका जो दानों से डिस्चार्ज में निकल रहा है वो भी लग जाए, तब भी वो बच्चा दूसरा बीमार नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है। लेकिन बहुत से वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है ना, वो इतने लंबे टाइम के लिए नहीं होती। जैसे आप लोग अगर कोविड की बात करें तो आप लोगों को पता था कि कोविड जो है लोगों को दो दो दफा भी हुआ कईयों को। तो वो यही है कि उनकी 5-6 महीने की इम्यूनिटी थी, फिर वो उनकी एंटीबॉडीज बॉडी से खत्म हो गई। फिर जब वो खत्म हो गई तो उनके पास उनको दोबारा कोविड हो गया। लेकिन अगर उससे पहले वो खुले एनवायरनमेंट में भी गए होते, कोविड वाले पेशेंट से भी मिले होते, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी थी तो उनको कुछ नहीं हुआ। अब आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है, पैसिव या एक्टिव, एंटीबॉडी ट्रांसफर या एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है, ये जो अभी आप लोगों को पता होगा वैक्सीनेशन जैसे हुई थी कोविड-19 की। और भी जब आपने किसी माइक्रोबियल लैब में काम करना होता है या आपने हेपेटाइटिस वगैरह के सैंपल्स को डील करना होता है तो आमतौर पर कहा जाता है कि जी आप अपनी वैक्सीनेशन करवा कर आए। तो ये जो है वो एक्टिव है और इसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की एक टाइप है। और पैसिव क्या है, एंटीबॉडी ट्रांसफर। अब जब कोविड-19 का सही से इलाज नहीं निकला था, इतनी इफेक्टिव एंटीबॉडी नहीं थी, सॉरी वैक्सीन नहीं थी, तो कुछ लोगों ने ये भी किया ना कि जिसको रिसेंटली कोविड हुआ था वो रिकवर कर गया, तो उसका जो ब्लड है वो लेके उसमें से एंटीबॉडीज निकाल के तो वो लोगों को दे रहे थे, तो इस वजह से वो कुछ देर के लिए फिर सरवाइव कर जाए, उनको कोविड ना हो। तो ये जो था ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है, जिसमें आप एंटीबॉडी को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इम्यून सिस्टम जो है वो कोई भी आपकी बॉडी का पार्ट जो कि इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहा है, वो आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो यह आपका डिफेंस सिस्टम है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपको एनिमल से और इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और कैंसर से। It is able to generate enormous variety of cells and molecules capable of specifically recognizing and eliminating the apparently limitless variety of foreign invader। यानी इसके पास एबिलिटी है कि अब मैंने आप लोगों को जैसे लॉग और की एग्जांपल दी थी। अब लोग जितने मर्जी टाइप के आ जाएं, लेकिन उसके पास एबिलिटी है कि वो उसकी की बना लेगा, उसको टाइम लगेगा पर वो की बनाने में कामयाब हो जाएगा।
से ये आप लोगों को जो सिस्टम शो किया है, ये आपके हर एक लेवल पे ये चीजें इन्वॉल्व हो रही है, तो ये आप इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अब इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? अब इसकी दो एक्टिविटीज है, एक रिकॉग्निशन है और एक रिस्पॉन्स है। रिकॉग्निशन क्या है कि पहचानो, यानी जो अटैकर है, आपका जो इन्वेडर है, उसको देखो वो है क्या। पहले तो जाहिर है इनेट इम्यूनिटी आएगी, वो उसको डील करने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर बॉडी उसको पहचानने की कोशिश करेगी, यानी वो देखेगी लोग किस तरह का है। रिस्पॉन्स क्या है? अब उसकी की बनाएगा वो, और की बना के उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। वो इफेक्टर सिस्टम होते हैं बॉडी के जो उस तरह से एक्ट करते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या है? इज एबल टू रिकॉग्नाइज सबल केमिकल डिफरेंसेस दैट डिस्टिंग्विश वन फॉरेन पैथोजन फ्रॉम एन अदर। यानी उसको पता है कि बॉडी में किसने अटैक किया है। इवन आप लोगों को पता है, जो कोविड-19 भी जब आया था, उसका एक वेरिएंट नहीं था, मल्टीपल वेरिएंट थे। तो हमारी बॉडी ये भी पहचान लेती है कि ये वो वाला नहीं था, ये अब नया आया है, तो उसके लिए नई एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी इतनी ज्यादा क्लेवर है। और जब उसको पता लग जाएगा कि ये अच्छा, उसको ये भी पता चल जाता है कि ये फॉरेन मॉलिक्यूल ही है, बॉडी का अपना तो नहीं है। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है ना, एक तो फॉरेन मल्टीपल टाइप का, और दूसरा अपनी बॉडी के सेल से उसको डिफरेंशिएट करना। अब जब उसने उसको पहचान लिया कि ये फॉरेन ही है, फिर वो मल्टीपल जो सेल्स और मॉलिक्यूल्स हैं उसकी तरफ जाते हैं, इफेक्टर रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या हुआ? पहले इनिशियल रिकॉग्निशन हुई, उसके बाद फैक्टर रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, फिर उसके बाद जो मतलब यानी की बन गई, उसके बाद क्या हुआ? यूनिकली सूटेड फॉर एलिमिनेटिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजन। तो ये इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो है उसने उसको एलिमिनेट करने की फिर कोशिश की। अब जब दोबारा सेम ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा, तो उसके पास मेमोरी रिस्पॉन्स होगा, उसको याद होगा, ओ इसने तो पहले भी अटैक किया था, तो मैंने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। ने आप लोग कहीं पर लॉक लगाते हैं, जब लॉक नया आया तो उसकी नई चाबियां होती हैं, पुरानी चाबियां उस पर एक्ट नहीं करती। लेकिन बाद में अब लॉक वो वाला लग गया, वो हर दफा आप उसको वो पुरानी चाबी से ही खोलेंगे, हर दफा नई चाबी तो नहीं आएगी। तो उसको पता लग गया ये पुराने वाले ने ये अटैच किया है, तो मेरे पास तो इसकी एंटीबॉडी पहले ही पड़ी हुई है, मुझे मेहनत की जरूरत ही नहीं है। तो उन्हीं वाली एंटीबॉडीज को और कॉपी करके ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से रैपिड और हाइटेंड इम्यून रिएक्शन जो है वो होता है, और वो जो पैथोजिन है वो जल्दी से एलिमिनेट हो जाता है और डिजीज नहीं होती। जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, लाइफ में जस्ट वन टाइम होते हैं, और नेक्स्ट टाइम जितना मर्जी एक्सपोजर हो जाए, बॉडी के पास एंटीबॉडीज अवेलेबल होती हैं, तो वो उसके साथ फाइट कर लेती हैं, और फाइट करके उसको बाहर निकाल देती हैं बॉडी से। इस तरह से डिजीज नहीं होती। लेकिन फर्स्ट टाइम क्योंकि उसके पास नहीं होती, तो इस वजह से वो डिजीज हो जाती है। तो इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी स्टडी है इम्यून सिस्टम की बेसिकली। The discipline of immunology grew out of observation that individuals who had recovered from certain infection diseases were thereafter protected from the disease। यानी एक दफा उस ऑर्गेनिज्म ने उसको इफेक्ट कर लिया, तो वो उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म, सॉरी, उस वायरस ने या बैक्टीरिया ने कर लिया, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है बाद में उनके लिए इम्यून हो गया। यानी अब वो बैक्टीरिया या वो वायरस जब दोबारा अटैक करेंगे तो डिजीज नहीं होगी। The Latin term immunis, meaning exempt, is the source of the English word immunity, meaning the state of protection from infectious diseases। ये आगे लिंक्स हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर है इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। आपने शुरू में जो पढ़ी थी इन्नेट इम्यूनिटी, मैंने आप लोगों को बताया या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो ये लेस स्पेसिफिक होती है। और इसके अंदर मतलब इन्नेट इम्यूनिटी में क्या है? And most component of the innate immunity are present before the onset of infection। यानी इन्फेक्शन हुआ या नहीं, वो अपनी बॉडी पर पहले ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है जो कि पैथोजन के साथ स्पेसिफिक नहीं होते, और ये बस रिकॉग्नाइज करते हैं
और फ्रीक्वेंट कोई भी मतलब बाहर से कंपोनेंट आता है तो ये देखते हैं कि ये फॉरेन है और इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब उन्होंने बताया है सच एज मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, barriers such as skin and a variety of antimicrobial compounds synthesized by the host all play important role in the innate immunity। आपका जो स्किन है वो सबसे मेजर बैरियर है इस चीज का। और अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, ये स्पेसिफिक है। ये तब तक नहीं आती जब तक कोई एंटीजेनिक चैलेंज नहीं आता, यानी जब तक वो वायरसेस आएगा नहीं बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी। जब तक वो लोग आया नहीं उसकी की नहीं बनेगी। अडेप्ट क्योंकि इसमें क्या है, उसको टाइम मार्शल रिक्वायर्ड सम टाइम टू मार्शल, उसको वक्त चाहिए होता है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब जो क्रिटिकल टाइम जब एक्सपोजर हुआ पैथोजन का कह रहे कुछ जो है वो तो आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की वजह से ही मर जाते हैं। जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म है उसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही इतना स्ट्रांग होता है कि वो पैथोजन को आगे ही नहीं आने देता। अब अडेप्टिव इम्यूनिटी जब मतलब आप फिर भी अगर उनको क्रॉस करके पैथोजन अंदर आ गया तो अडेप्टिव इम्यूनिटी उसको रिकॉग्नाइज करेगी और उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। अब उन्होंने कहा इसकी फोर करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी है, डाइवर्सिटी है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है और सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन है। यानी पहले उन्होंने देखना है कि एंटीजन कौन सी है और उसकी टाइप क्या है। फिर उन्होंने देखना है क्या ये पहले से तो नहीं आई हुई, अगर पहले से आई हुई है तो मेमोरी सेल्स उसको दोबारा बनाना शुरू करेंगे। फिर वो देखेंगे कि ये हमारा सेल तो नहीं है, तो ये जो प्रोसेस है ये सारा गुजरने के बाद होता है। और ये क्या करता है, परमिट करता है टू डिस्टिंग्विश सबल डिफरेंसेस अमंग एंटीजन। ये भी मैंने आपको जिससे बताया था कि उसको पता है कि कौन से वाला वेरिएंट है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस की कई टाइप्स हैं, ठीक है, उसको पता है कौन से वाले ने पहले अटैक किया था और अब कौन से वाला आया। Antibodies can distinguish between two protein molecule that differ only a single amino acid, यानी एक बहुत छोटे से चेंज को भी वो पहचान लेती हैं कि वो क्या है। तो इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम इज अ complex network of cells, tissues and organs. Together they help the body to fight infection and other diseases. When germs such as bacteria or virus invade their body, you they attack and multiply. This is called infection। यानी जब भी किसी फॉरेन ने इन्वेडर ने आके आपको अटैक किया है तो वो आके मल्टीप्लाई करेगा तो हम कहेंगे कि इन्फेक्शन हो गया। जो आपने सुना होगा जी मुझे इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन क्या है, किसी इन्वेडर ने आप पर अटैक किया है। अब इन्फेक्शन जो है वो जब डिजीज कॉज करेगा तो आप बीमार हो जाएंगे। और जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करता है। अब उन्होंने आपको बताया है कि सबसे पहले स्किन है वो प्रिवेंट करती है जर्म्स को कि वो बॉडी के अंदर आए ही ना। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि मॉइस्ट इनर लाइनिंग ऑफ द विच आर द मॉइस्ट, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो गीली होती हैं। फिर इनर लाइनिंग ऑफ सम ऑर्गन एंड बॉडी कैविटीज दे मेक म्यूकस अनदर सब्सटेंसेस व्हिच कैन ट्रैप टू फाइट जर्म। ये आपका जो इसे नोज है इसके अंदर म्यूकस क्यों होता है कि जब हम सांस लेते हैं हवा के जरिए से तो वो अंदर जाने ही नहीं देती। वो जो हेयर्स हैं वो डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करते हैं और जो म्यूकस है वो उनको ऑर्गेनिज्म को अपने साथ स्टिक कर लेता है, अंदर ही नहीं जाने देता। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर लिम्फ सिस्टम है, थाइमस है, स्प्लीन है, ये सारे के सारे जो है वो आपके इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं। अब होता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर किसी भी फॉरेन या हार्मफुल सब्सटेंस ने अटैक किया तो हम उसको कहते हैं कि ये एंटीजन है। एंटीजन जो है वो बैक्टीरिया भी हो सकती है और वायरस भी, या कोई भी केमिकल या टॉक्सिन भी हो सकता है और वो सेल को जाकर डैमेज कर सकते हैं। अब जब आप एक दफा उन्होंने अटैक किया तो आपके जो इम्यून सिस्टम है उसने उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया और उस पर अटैक किया, तो ये एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि जनरेट हुआ। अब जब ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट था, अब अडेप्टिव इम्यूनिटी ने एंटीबॉडी बना ली। अब एंटीबॉडी क्या करती हैं, वो जाके उनको अटैक करती हैं, एंटीजन को उनको वीक करती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो आपकी जो बॉडी है, बॉडी के जो अदर सेल्स हैं
वो भी इस एंटीजन से फाइट करते हैं। अब उसके बाद जो आपका इम्यून सिस्टम है वो रिमेम्बर करता है कि इस एंटीजन ने अटैक किया था, वो एंटीबॉडी जो है उसको संभाल के रख देता है। जब वो दोबारा अटैक होगा तो वो आपकी जो मेमोरी सेल है वो कहेंगे इसने पहले भी अटैक किया था, तो वही वाली एंटीबॉडी वो दोबारा से बनेगी और वो फिर अगली दफा जो इन्फेक्शन है वो नहीं हो पाएगा और उसको वो दोबारा से अटैक कर देंगे। तो ये जो प्रोटेक्शन है डिजीज से, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। अब उसके बाद इम्यूनिटी की टाइप्स हैं, ये हम पहले ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली वही हैं कि इनेट इम्यूनिटी तो वो है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये बैरियर्स हैं, सारा आपने पढ़ लिया। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि आप उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में आए हैं, यानी जैसे आपको डिजीज हुई है, जैसे मैंने या आपने वैक्सीनेशन करवाई है तो आपके पास एंटीबॉडी आ गई है। और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कोविड 19 किसी पेशेंट को हुआ और वो रिकवर कर गया, अब उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, अगर उसका ब्लड लेके उसकी जो एंटीबॉडीज हैं कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर डाल देता है तो वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। या जो मदर को इन्फेक्शन हुआ था उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी और वो जो न्यू बॉर्न है उसके ब्लड में जब चली गई तो वो फिर उसके अंदर भी एंटीबॉडीज आ गई, तो ये पैसिव इम्यूनिटी है। अब अगर आपका इम्यून सिस्टम सही तरीके से एक्ट नहीं करता तो क्या होता है? जाहिर है डिजीजेस आ जाएंगी। अब कुछ डिजीजेस ऑटो इम्यून डिजीजेस भी होती हैं, यानी बाहर से किसी ने अटैक नहीं किया बल्कि आपकी बॉडी ने अपने ही जो सेल थे उनको ही फौरन समझना शुरू कर दिया है। अभी आमतौर पर से एलर्जीज, एस्थमा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ये होती हैं। यानी अब बाहर से कोई एलर्जीज और एस्थमा तो ये है कि बाहर से इन्वेडर ने अटैक किया और जो आपकी बॉडी थी उसने उसको सही से रिकॉग्नाइज नहीं किया और उनको अपना काम करने दिया, इस वजह से बंदा बीमार हो गया। ऑटो इम्यून डिजीजेस कैसे होती हैं कि आपकी बॉडी के ही सेल होते हैं और बॉडी समझती है ये फौरन है और उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है और उसको ही किल करना शुरू कर देती है, तो इस तरह ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाती है। तो यही इन्होंने नीचे आपको बताया कि अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके ही हेल्थी सेल को अटैक कर लेता है गलती से। और इसके अलावा इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस भी होती हैं, यानी जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काम तो कर रहा है लेकिन वो इतना काम नहीं कर रहा कि वो सही से आपको बचा सके, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज भी कहते हैं, वो ज्यादा बीमार होते हैं। और एक तो बीमार ज्यादा होते हैं, ऊपर से रहते भी ज्यादा देर के लिए। तो उन्होंने बताया कि अगर आप इम्यूनो डेफिशिएंट हैं तो एक तो आप बीमार ज्यादा होंगे और आप लंबे टाइम के लिए होंगे और आपकी जो डिजीज है उसकी स्वेरिटी भी ज्यादा होगी। और आमतौर पर ऐसा केस जेनेटिक डिजीजेस के केस में होता है। और इसके अलावा कुछ डिजीजेस हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को हैम्पर करती हैं, जैसे ये HIV है। HIV जो वायरस है ये बेसिकली खुद एक डिजीज नहीं है, ये आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। तो जो एड्स वाला पेशेंट होता है उसको खुद से एड्स एक डिजीज नहीं है बल्कि हर एक डिजीज उसको लग जाती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो उस तरह से इम्पेक्ट नहीं कर रही। तो उसको जो है वो टाइफाइड भी होगा, उसको हेपेटाइटिस भी हुआ होगा, तो इस उसको आमतौर पर टीबी भी हो जाती है इजीली क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो सही से रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रही। और भी डिजीजेस हैं जो कि इम्पेक्ट करती हैं आपके इम्यून सिस्टम को, डिस्टर्ब करती हैं, तो इस वजह से जो पेशेंट है वो सही से रिकवर नहीं कर पाता और वो सिक रहता है। उम्मीद है आपको इम्यून सिस्टम की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।